जापान की शिक्षा व्यवस्था जो है पूरे विश्व में बहुत अच्छी है। पूरे विश्व में, यहाँ तक कि हमारे देश में भी इसी का एग्जाम्पल्स दिया जाता है कि देखो जापान की शिक्षा व्यवस्था कितनी अच्छी है। तो आखिर वो इतनी अच्छे क्यों है? क्या वो लोग 10 साल मेहनत किए या 20 साल मेहनत किए या 100 साल तक उन्होंने लगातार मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, या ये कैसे संभव हुआ है? ये सब के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जापान की शिक्षा का इतिहास जानना होगा, तभी हमें सारी चीज़ें सही तरीके से पता चल पाएंगी। तो आज की वीडियो में हम जापान के इतिहास, शिक्षा के इतिहास के बारे में बात करेंगे और आपको लास्ट में बताएंगे कि जापान के एक डिसीजन ने आज उसको दुनिया का नंबर 1 बना दिया और कब लिया गया था ये डिसीजन, इसके बारे में जानेंगे हम सबसे लास्ट में। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिया पांडे। कोच प्रिया पांडे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जापान में शिक्षा की शुरुआत 6वीं शताब्दी से ही हो गई थी। उसके पहले वो लोग शिक्षा का महत्व नहीं जानते थे, न ही शिक्षा की ज़रूरत उन्हें महसूस हुई थी। वो लोग नॉर्मल ज़िंदगी जीते थे जो कि एक आम इंसान जीते हैं। था कि 6वीं शताब्दी में सारे कबीलों को जोड़ जोड़कर एक साम्राज्य बनाया गया। तो साम्राज्य के सम्राट बने यामातो। तो उन्हें साम्राज्य चलाने के लिए पढ़े लिखे वर्ग के लोगों की ज़रूरत महसूस हुई, तो उन्हें शिक्षा का महत्व समझ आया। तो वहीं पे उन्होंने आदेश दिया कि जो कुलीन वर्ग हैं या जो राजा उच्च पदों पे अधिकारी वगैरह हैं, उन सबको शिक्षित किया जाए ताकि एक सुचारू रूप से सही तरीके से राज्य को चलाया जा सके, अशांति न फैले, किसी के साथ भेदभाव न हो पाए। ये सब चीज़ों के लिए उन्होंने शिक्षा का आदेश दिया। यहीं से जापान में शिक्षा की जर्नी शुरू हुई। दोस्तों, 6वीं शताब्दी में जापान में चीनी शिक्षा का आगमन हुआ था और बौद्ध धर्म के भी लोग वहाँ पे पहुँचे थे। जब उस टाइम पे जापान के लोगों को चीनी साहित्य की शिक्षा दी जाने लगी और वहाँ की जापान की परंपरा और वहाँ के इतिहास के बारे में लोगों को बताया जाने लगा। इन्हीं सब की शिक्षा से वहाँ की शिक्षा प्रारंभ हुई थी। ये सिलसिला चला 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक। 9वीं शताब्दी तक शाही राजधानी हियानक्यो, जो कि आज का क्योटो है, उसमें 5 उच्च शिक्षा के संस्थान खुल चुके थे और वहाँ के कुलीन वर्ग मीन्स की जितने भी उच्च लोग होते थे उनको कुलीन वर्ग बोला जाता था। तो कुलीन वर्ग और शाही परिवार के द्वारा वहाँ पे कई और विद्यालय खोले गए। फिर 1185 में वहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध मठ की भी शिक्षा दी जाने लगी। इन्होंने भी वहाँ पर कई विद्यालय खोले। वहाँ पे आशिकागा स्कूल था जो कि 15वीं शताब्दी तक शिक्षा का अच्छा खासा केंद्र बन गया था। 6वीं से 15वीं शताब्दी तक जापान चीनी लेखन प्रणाली, वहाँ के साहित्यिक परंपरा प्लस वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ के रहन सहन तरीक़ों के बारे में ही अध्ययन कर रहे थे। तब तक उन्हें दुनिया के और चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। न उन्हें गणित का पता था और ना ही विज्ञान का पता था। ये सब चीज़ें शुरू हुई 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी में जापान का यूरोपीय देशों के साथ एक गहन संपर्क हुआ। तो वहाँ से पुर्तगाली आए जापान में और वहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार किया और बहुत सारे वहाँ पे मिशनरी स्कूल्स खोले गए। तो यहाँ से जापान ने लैटिन भाषा और विदेशी संस्कृति की चीज़ें के साथ साथ अपने देश की भाषा का भी अध्ययन करना शुरू किया। ये सब चीज़ें शुरू हुई 16वीं शताब्दी से। 16वीं शताब्दी में जापान पर तोकुगावा शासन चल रहा था जो कि करीब 250 सालों तक चला। उस समय जापान बहुत ही अच्छी कंडीशन में था। इसको आप इस चीज़ से समझिए कि जब 16वीं शताब्दी में तोकुगावा का शासन शुरू हुआ था तो उस समय बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे, लेकिन जब उनका शासन ख़त्म होने को आया तो उस समय शिक्षा बहुत ज़्यादा व्यापक हो चुकी थी और वहाँ पे साक्षरता दर भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तोकुगावा शासन काल में
लोगों के हाथों से तलवारें लेकर म्यान में डाल दी गई और लोगों को कलम पकड़ा दिया गया, जो कि उनका एक बहुत ही अच्छा डिसीजन था। उसका ये रिजल्ट निकला कि उनकी औपचारिक शिक्षा और साक्षरता काफी हद तक बढ़ी। समुराई पाठ्यक्रम में नए विषयों पर जोर दिया, जिसमें सैन्य और साहित्यिक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अंकगणित और सुलेख की भी शिक्षा दी जाने लगी। सन 1868 तक जापान में 200 से भी ज़्यादा स्कूल खुल चुके थे शिक्षा के लिए। तोकुगावा शासन में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि शिक्षा आम लोगों के लिए भी हो गई, क्योंकि उन्हें पता था अगर हमें देश का विकास करना है तो सबसे पहले बच्चों से शुरू करना होगा, बच्चों को शिक्षित करना होगा। ये उनका सबसे बड़ा निर्णय था। तो वहाँ के आम लोगों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जाने लगा, अंक गणित और सुलेख की चीज़ें पढ़ाई जाने लगी। एबेकस के शिक्षा पर भी जोर दिया गया। आम लोगों की शिक्षा उस टाइम के मठ और मंदिरों द्वारा आयोजित की जाती थी। तोकुगावा शासन के अंत तक 11,000 ऐसे विद्यालय खुले थे और उसमें 7,50,000 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। शिक्षा के मामले में व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हुई कि वहाँ की साक्षरता दर, आदमियों की साक्षरता दर 40 से 50% थी और औरतों की साक्षरता दर 15% थी। 1860 की बात हम कर रहे हैं। उस समय हमारा देश कहाँ था? अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। लोगों को शिक्षा का, आम जनता को शिक्षा का महत्व ही नहीं पता था। 1860 में जापान की साक्षरता दर उस समय यूरोप की भी साक्षरता दर से बहुत ज़्यादा थी। 7वीं 8वीं शताब्दी में जो राज्य के द्वारा शिक्षण संस्थान बनाए गए थे, उनमें भी महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। उन्हें विद्यालय के रूप में, मंदिरों के, मठों के रूप में उन्हें पूरी तरह से परिवर्तित किया गया। 16वीं शताब्दी में ईसाई लोग यहाँ पर आए थे जापान में, तो उन्होंने जापानी लोगों के अंदर सीखने की एक असाधारण ललक देखी थी। और वास्तव में उस समय के लिखित दस्तावेजों की कुछ कॉपियां हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि उस समय शिक्षा कितनी व्यापक थी, क्योंकि वो किसानों के द्वारा कृषि के बारे में लिखी गई सारी चीज़ें थीं। उसमें कृषि से संबंधित ज्ञान, मौसम, असमय मौसम में कैसे मैनेज किया जाए, कैसे कृषि को बचाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। तोकुगावा काल में ही जापान में गाइड बुक्स का प्रचलन शुरू हुआ। कई सारे किताबों की दुकानें खुल गईं, जहां पर आप की 1/4 मुद्रा देकर वहां से किताबें कुछ दिनों के लिए उधार ले सकते थे। और कई पुस्तकालय खोले गए, जहां पर कुछ नगद राशि आप जमा करके वहां से किताबें पढ़ने के लिए ले जा सकते थे। उनके इस प्रयास से जापान के शिक्षा में एक बहुत बड़ा उछाल देखा गया और वहाँ की अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी उछाल देखने को मिला। नई पुस्तकों की डिमांड बढ़ने लगी और लोगों के अंदर और भी ज़्यादा पढ़ने की उत्सुकता जागने लगी। ये सब चीज़ें तोकुगावा शासन काल में ही हो रही थी। 18वीं शताब्दी तक एदो शहर में 600 से ज़्यादा पुस्तकालय खुल चुके थे। तो जो उस किताबों को खरीदने में सक्षम नहीं थे, वो भी उन किताबों को पढ़ सकते थे कुछ नगद राशि जमा करा के। और उनके इस प्रयास से वहाँ की साक्षरता दर इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ के काफ़ी आम लोग भी पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। तोकुगावा में हर वर्ग के लिए शिक्षा उन्होंने निर्धारित की थी। व्यापारियों की शिक्षा अलग होती थी, शाही परिवार की शिक्षा अलग थी और किसानों के लिए अलग से शिक्षा दी जाती थी, ताकि वो अपने अपने क्षेत्र में चीज़ों को सुचारू रूप से सही तरीके से कर सकें, जो कि उनकी बहुत अच्छी सोच को दिखाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18वीं शताब्दी तक जापान में 100% समुराई और 50 से 60% व्यापारी और किसान वहाँ के शिक्षित थे। यूरोपीय लोगों के आने से पहले ही उच्च तीव्रता के साथ वहाँ पर संचार प्रणाली विकसित हो चुकी थी। सन 1868 के बाद जापान में मीजी युग आया। मीजी युग के आने के बाद जापान में आधुनिकीकरण में तीव्रता से वृद्धि हुई। जापान के लोग अपने यहाँ के बच्चों को कोई इंडस्ट्रियल एजुकेशन नहीं दे रहे थे, मतलब कि औद्योगिकीकरण की शिक्षा नहीं दे रहे थे।
ना ही उन्हें मॉडर्न लैंग्वेज सिखा रहे थे और ना ही मैथमेटिक्स की अच्छी शिक्षा उन्हें दी जा रही थी। वो सिर्फ नैतिकता, कृषि को बढ़ावा और अपने सैन्य ताकत के बढ़ावे में ही रहे। उन्होंने देखा कि यूरोपीय देश अपने बच्चों को मॉडर्न लैंग्वेज, इंजीनियरिंग की शिक्षा दे रहे हैं, वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में बहुत कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, और वो लोग साहित्य, अपनी परंपरा और नैतिकता की शिक्षा में अटके हुए थे। उन्होंने निश्चय किया कि हमारे यहाँ के बच्चों को भी ये सारी शिक्षाएं दी जाएगी, मॉडर्न लैंग्वेज, मैथमेटिक्स सिखाया जाएगा, इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाएगी, औद्योगिकीकरण के बारे में भी उन्हें सिखाया जाएगा। तो उस समय जापान के कुछ शिक्षकों को विदेश भेजा गया, वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को समझने के लिए, नए विषयों पर अध्ययन करने के लिए। तो जब वो लोग वहाँ से अध्ययन करके वापस आए तो उन्हें अपने देश में इन चीज़ों को लागू करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही सुचारू रूप से धीरे धीरे कोशिश किया और सन 1890 तक ये चीज़ें वहाँ पे व्यापक रूप से बढ़ चुकी थी। प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा दर थी वो 30% से बढ़कर 90% से भी ज़्यादा हो चुकी थी। उसी समय जापान में 28,000 नए स्कूल खोले गए और 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। सन 1872 की बात है। उनका ये कदम आज जापान को पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पर लेकर जाता है। बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया था उस समय जापान के लोगों में। और उन्होंने एक और चीज़ की थी, वो ये थी कि महिला साक्षरता पर भी उन्होंने जोर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो अपने पति और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छी शिक्षा दे पाएंगी, और का माहौल जब अच्छा होगा, घर की चीज़ें सुव्यवस्थित रहेंगी, तो बच्चे पढ़ाई और भी चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे। तो उनका ये कदम भी बहुत ही अच्छा साबित हुआ आगे के भविष्य के लिए। जापान की शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत सही तरीके से चल रही थी। ये सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पूरा जापान बहुत बुरी तरह से धराशायी हो गया और उनके शिक्षा व्यवस्था की विश्व लेवल पर बहुत ज़्यादा निंदा हुई। तो उन्होंने 1946 से शिक्षा का एक नया अध्याय शुरू किया, नए नियम बनाए शिक्षा के लिए। 1946 में संयुक्त राज्य शिक्षा मिशन ने वह जापान की शिक्षा में बहुत बड़ा बदलाव किया। 6-3-3-4 का उन्होंने शिक्षा का ग्रेड बनाया। 6 तक की प्राथमिक शिक्षा, फिर 3 साल की माध्यमिक शिक्षा, ऊपर 3 साल की अपर माध्यमिक शिक्षा, उसके बाद ग्रेजुएशन का नियम बनाया और अनिवार्य शिक्षा को बढ़ाकर 9 वर्ष तक कर दिया गया। वहाँ पर नैतिकता के पाठ्यक्रम को पूरी तरह से हटा दिया गया और समाजवादी देश दुनिया के पाठ्यक्रम को उन विषयों में शामिल किया। स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई और नए शिक्षक संघ की भी स्थापना की गई। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा बदलाव किए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने और भी कई विश्वविद्यालय खोले ताकि हर बच्चे को उच्च शिक्षा मिल सके। 1952 में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होने के बाद जापान की शिक्षा में एक बार फिर से कुछ बदलाव किए गए। वहाँ की शिक्षा में जापानी विचारों को जानने के लिए, प्रतिबिंबित करने के लिए उन्होंने शिक्षा में संशोधन किया। नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम संशोधित करके एक बार फिर से बच्चों के पाठ्यक्रम में डाला गया। 1945 से लेकर 1975 तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई। 1950 में 40% छात्र उच्च शिक्षा को जाते थे, जबकि 1975 तक यह दर बढ़कर 91% तक हो चुकी थी। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि वो कौन सा डिसीजन था जिसकी वजह से आज जापान पूरे विश्व में नंबर 1 पर है। तो वो है 1872 में मीजी शासनकाल के द्वारा लिया गया डिसीजन कि हर एक बच्चा शिक्षित होना चाहिए। पूरे बच्चों के लिए, मतलब पूरी जनता के लिए उन्होंने शिक्षा अनिवार्य कर दी सन 1872 में। यही काम भारत में 2009 में हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। उन्होंने महिला साक्षरता को भी महत्व दिया क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि अगर महिलाएं साक्षर नहीं होंगी, वो एक माँ है, पत्नी है,
तो अगर वो साक्षर नहीं होंगी तो बच्चे और उनके पति ना अच्छे से काम कर पाएंगे, ना वो उनका पूरी तरह से सपोर्ट कर पाएंगी। तो उनके इस कदम ने भी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने में बहुत बड़ा योगदान दिखाया है। हमारे यहाँ आज भी माँ की शिक्षा को बहुत हल्के में लिया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा दुख की बात है। इतने साल मतलब एआई का ज़माना आ गया है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, फिर भी हमारे देश की शिक्षा के प्रति स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। तो दोस्तों, जापान के इतिहास से हमें ये पता चला कि वहाँ पे जितने भी शासक हुए उन्होंने इस चीज़ को गंभीरता से लिया। उनका ध्यान कहीं और नहीं गया कि हम कितनी सत्ता लें, क्या करें। उन्होंने शिक्षा को महत्व दिया कि हर वर्ग के लोगों को शिक्षा जरूरी है, क्योंकि देश का विकास तभी अच्छे से होगा जब हर वर्ग के लोग विकसित होंगे। एक समाज को आपने बढ़ा दिया और बाकी समाज पे आपने ध्यान नहीं दिया तो वो देश कभी भी विकसित देश नहीं कहलाएगा। यही जापान के लोगों ने किया, वहाँ के पूर्वजों ने यही चीज़ें बहुत अच्छी की। जापान के इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा और आपसे जो बन सके अपने देश की शिक्षा के लिए कुछ ज़रूरी कदम आप ज़रूर उठाएं, अगर आप योग्य हैं तो दोस्तों, आज हमने बात की जापान के इतिहास के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे जापान के आधुनिकीकरण के बारे में कि जापान पूरे विश्व से कितना ज़्यादा आगे है और उनकी क्या अभी की क्या शिक्षा प्रणाली है, उनसे हम अभी क्या सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपकी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। चैनल को सब्सक्राइब, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।